तो आ जाओ साथियों वापस एक और टेस्ट पेपर की ओर। पिछले टेस्ट पेपर में हम लोगों ने बात की थी सीरीज नंबर 10 पे, है ना। और आज हमारा 11वां जो है ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो रहा है लाइव के लिए, ऑनलाइन जो हम लोग काम कर रहे हैं प्लस ऑफलाइन जो आप लोग बैठकर आए हैं, है ना। तो क्वेश्चन पेपर इजी था, आप पैटर्न समझो, आप क्वेश्चन समझो, उसके एक्सप्लेनेशन को समझो, तो ये आपके लिए जो है बेसिक रहेगा, आसान रहेगा, राइट। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन था अपने OMR को मतलब देखते रहना और उनको जो है राइट फिल कर देना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेसिक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ट और र को मिलकर क्या बनता है। तो मैंने कहा ना, जो हिंदी टाइपिंग करने वाले लोग हैं, गुड मॉर्निंग के बजाय जो सुप्रभात भेजते हैं, या कहीं कोई शब्द लिखना हो जिसमें ट्रा आता हो, तो उसके लिए वो पहले ट प्रेस करते होंगे, फिर उसके नीचे हलंत लगाते होंगे और फिर उसके बाद रा प्रेस करते होंगे, तो वो बन जाता है ट्रा। यकीन हो तो बाद में मोबाइल के हिंदी कीबोर्ड में जाना और उसमें से ट्राई कर लेना। तो ट और र को जब आप लोग मिला देंगे तो इससे क्या बनेगा, ट्रा बनेगा। इतना बड़ा कोई शब्द नहीं है तो इजी है, पहला लिख लेना। वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताओ। राम ने रावण को बाण से मारा, राइट। हाँ, तो अब इसमें क्या है, देखो हम संबंध बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे राम जी का संबंध रावण से क्या है, बाण का संबंध किसी से है। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर प्रभु राम क्या है, ये कर्ता है, और कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता क्या, ने। यहाँ पर जो रावण है ये क्या है, कर्म, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो है कर्म, और कर्मा की विभक्ति चिन्ह होती है कर्ता ने कर्म को। और बाण है इसमें क्या, साधन, यानी कि करण है ना, करण कारक, और करण की विभक्ति चिन्ह क्या आती है, से या के द्वारा आती है। तो ये हमसे यही तो पूछ रहा है कि वाक्य में किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने वाले जो चिन्ह कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, परसर्ग क्या होता है, जहां तक मुझे उम्मीद है और याद है तो कारक को ही परसर्ग कहते हैं। तो कई बार हमारा आयोग क्या कर देता था, ऐसे मिस्टेक्स कर देता था, ब्लाइंड मिस्टेक, पता नहीं क्यों, लेकिन परसर्ग भी कारक को ही कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास में अगर शुद्ध नाम ये है तो फिर मैं पहले नाम इसी को सपोर्ट करूंगा ना जी। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो भाई इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। परसर्ग भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं, बट ऑप्शन ए लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। पेट में दाढ़ी होना का अभिप्राय क्या है। बस सीधी सी बात है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो छोटी उम्र में ही क्या हो चुका है, बुद्धिमान हो चुका है। अरे इसकी तो पेट में ही दाढ़ी आ गई, मतलब छोटी उम्र है और दाढ़ी बाल निकल के बढ़िया ढंग से, तो वो क्या है, वो जो है ज्ञानी व्यक्ति है, वो जो है बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर शॉर्ट और सिंपल था। ये तो आपके लिए बहुत ईजी है। क वर्ग इसमें से क्या है, ट्रिक मेरे मित्रों ने पढ़ी है ऑलरेडी। इसकी ट्रिक क्या थी, KTM 2। के मतलब हो गया यहाँ पर कंठ या कंठ भी लिख सकते हैं, टी मतलब हो गया इसमें तालु या तालव्य भी लिख सकते हैं, एम का मतलब हो गया इसमें मूर्धा या मूर्धन्य भी लिख सकते हैं, डी का मतलब हो गया दंत्य या दंत भी लिख सकते हैं, और ओ का मतलब हो गया ओष्ठय या ओष्ठ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आते हैं, हमारे पास में भेद आते हैं, चाहे आप इसको स्वर में निकालो चाहे आप इसको व्यंजन में निकालो, राइट। अब इसमें आप लोगों ने स्पर्शी व्यंजन तो पढ़े हैं। सबसे पहला वर्ग क्या आता है, का वर्ग। तो का वर्ग के जितने भी हैं, क ख ग घ ग, है ना, तो क वर्ग में जितने भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, कंठे होंगे। तो चाहे इसमें क लिखा होता, ख लिखा होता, ग लिखा होता, घ लिखा होता, ग लिखा होता, तो भी उसमें किस में आता है, ये आपके कंठ में आते। का के बाद दूसरा वर्ग क्या आता है, च वर्ग, बहुत बढ़िया। तो च वर्ग में जो भी है, च छ ज झ, अब पूरा लिखूंगा तो भाई आप समझदार है, समझ जाएंगे ना। तो ये जो पूरा च वर्ग आता है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, आपका तालु में आएगा। च वर्ग के बाद कौन सा आता है मूर्धा में, ता या टा, टा टा ठ ड ढ, यही तो आता है। तो टा ठ ड ढ ये जितना भी आ रहा है, तो टा वर्ग जो है ये पूरा टा वर्ग आता है आपका मूर्धा में। दंत में क्या आता है, ता थ द ध। देखो ना, बोलते समय जीभ आपकी अंदर से दांत को टच करती है, जीभ को फोल्ड किए बिना ता बोलो जरा, शाहिद कपूर बन जाओगे, शाहिद कपूर नहीं, सॉरी कौन सा कपूर था, गोलमाल वाला, तुषार कपूर, तो वो बन जाओगे अगर आपने तोतले बन जाओगे। तो इसमें क्या आएगा, त थ द, तो ता वर्ग इसमें आ जाएगा। और औष्ठ्य में मतलब होंठ से पा फ ब भ म बोलते हैं ना, तो प फ बिना होंठ को, दोनों होंठ को टच किए हुए पा फा बोलो,
मुंह खोल के बोल दो नहीं, प नहीं बोल पाओगे। प बोलने के लिए ये लिप्स जो है आपके टच होंगे एक दूसरे को। तो जो प वर्ग है, ये प वर्ग किस में आता है? ये आता है प वर्ग आपका ओष्ठ्य में। और इसको याद करने का ट्रिक सीधा सा है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य, यानी कि केटीएम 2 की ट्रिक लिखी और उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है लिख दिया। अभी मैं स्वरों की तरफ नहीं जा रहा हूं, हालांकि जाया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें से कंठ स्वर कौन से हैं, तो आ, जब हम आ बोलते हैं तो ये कंठ से निकलते हैं। या अगर मैं कहूं आपसे ई, तो ई कौन से हैं? तालु हैं, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं री जो है वो मूर्धा में आता है, री वर्ण जो है वो मूर्धा में आता है ना? क्या कोई स्वर जो है वो दंत्य है? सोचो, दंत्य कोई भी स्वर नहीं है। और जो ओष्ठ्य है उसमें क्या आएंगे? उ उ, होठी आकृति देखो ना, उ उ जो निकलेंगे। तो मतलब ये खैर बाद में आऊंगा मैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है ना। तो फिलहाल हमसे सवाल सीधा पूछा था कि कंठ से कौन सा निकला है, तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब कंठ से निकले हुए वर्ण हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। पीयूष शब्द का पर्यायवाची नहीं है भाई, ये मेरे हिसाब से तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है ना? मेरे हिसाब से तो डाउटफुल है। और आप भी समझदार हैं, समझ गए हाउ, कैसे, क्यों, कब। देखो, पीयूष का मतलब है अमृत। पीयूष का मतलब क्या है? यहां पर अमृत से है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो अमृत है, इसी अमृत को आप लोग क्या कहते हैं? प्रत्यूष भी कहते हैं। और इसी अमृत को आप लोग जो है अमीय भी कहते हैं। ये तो बहुत छोटा हो रहा है, तो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखो, इसी को क्या कहेंगे आप लोग? प्रत्यूष कहेंगे। और इसी को आप लोग जो है अमीय कहेंगे। इसके अलावा सुधा, सुधा भी किसको कहते हैं? ये भी इसी को कहते हैं। बल्कि यूं होना चाहिए था कि इनमें से पीयूष शब्द का पर्यायवाची, अच्छा नहीं है पूछा हुआ, हाँ सही तो है, नहीं है। अब ठीक है, नहीं है, मुझे लगा कि ये पूछा कि है। तो अमृता इसका क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं। इसका ऑप्शन बी लिख लेना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, बताओ। सोम हो गया, सुधा हो गया, जीवनोदय हो गया, मधु हो गया, अमी हो गया, तो ये सब क्या है? ये किसके हैं पर्यायवाची? ये है पीयूष के, यानी कि अमृत के पर्यायवाची हैं। कई बार देखो मेरे जैसे मिस्टेक्स आप करके मत आ जाना कि जल्दबाजी में नहीं ही छोड़ दिया, तो मुझे लगा इसकी एक से ज्यादा आंसर ना आ जाए। तो ऑप्शन बी लिख लेना इसका। नेक्स्ट राउंड, वायु शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? देखो, हवा हो गई, अनिल हो गया, समीर हो गया, ये क्या है? वायु के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पूछना पड़ेगा या नहीं? पवन हो गया, मारुत है, वात है, समीर, हाँ समीर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकंपन हो गया, बयार हो गया, पवमान हो गया, समीरण हो गया, तो ये सब क्या है? वायु के पर्यायवाची है। लेकिन जो सलिल है, तो सलिल किसका पर्यायवाची है? जल का है, बहुत बढ़िया। तो सलिल जो है इसका राइट आंसर है। तो सलिल में क्या लिखते हैं आप? जैसे जल, जैसे आप नीर लिख सकते हैं भाई। नीर का मतलब क्या है? नीर जल कह लेते हैं आप लोग, राइट। या तोय हो गया, बारी हो गया, पय है, पयस है, उदक है, ये सब किसके हैं? पानी के या जल के जो क्या है? पर्यायवाची शब्द है पानी के। तो वायु का क्या नहीं है? सलिल नहीं है, क्योंकि सलिल पानी का पर्यायवाची है। मेंशन कर लीजिए राइट आंसर। खंड काव्य सुदामा चरित का रचनाकार कौन है? रचनाओं में थोड़ा कंफ्यूजन होती होगी कई बार, फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है ना? ये है नरोत्तम दास जी। तो ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, नरोत्तम दास। बाकी तो सब इजी है ना। देखो, निराला जी की बात करेंगे तो निराला की कोई 3 बताओ फेमस, सौरभ। हाँ हाँ, अनामिका है, ठीक है, या फिर जो है गीतिका है, ठीक है, परिमल है, सांध्य कली है, ठीक है, कुकुरमुत्ता, बहुत बढ़िया, कुकुरमुत्ता है सौरभ इसमें। और बिल्कुल नए पत्ते, नए पत्ते भी जो है इन्होंने ही लिखी हुई है। ऑन द अदर साइड मैथिली शरण जी की बात करें तो जितने करो कम है। भारत भारती किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखी है ना? भारत भारती। किसान है, पंचवटी है, झंकार है, गुरुकुल है, साकेत है, ये सब इन्होंने लिखी। और रामधारी दिनकर जी, कुछ नहीं तो मेरे साथ चलो, ऑफिस में मैंने खुद रखी हुई रश्मि रथी। तो रामधारी दिनकर जी ने जो लिखी है वो है जैसे रश्मि रथी है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, उर्वशी है, नीम के पत्ते हैं, वो सब जो है लिखा है किसने? दिनकर जी ने। तो ये भी मतलब कई बार पूछ लेता आपसे, लिख रहे हो आप? अगर लिख रहे हो तो बता देना। नीम के पत्ते हो गया दिनकर में, उर्वशी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र और रसवंती आदि। कड़ी शब्द का अर्थ क्या है? अब ये दाल कड़ी वाला कड़ी नहीं है, छोले कड़ी वाला कड़ी नहीं है। ये कड़ी क्या है?
हाथी, हाथी ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। श्वान तो सबको पता है, श्वान निंद्रा बको ध्यानम, बहुत सुने होंगे ना। चलिए तो श्वान कुत्ता होता है और डी यानी कि करी जो है इसका सी हो जाएगा हाथी। इस जल प्रलय में के लेखक कौन है? इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में एनीवन? ऑनलाइन वाले भी सोच लिया होगा तब तक, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फणीश्वर रेणु। फणीश्वर रेणु इन्होंने जो लिखा है ना, इन्होंने लिखा है पलटू बाबू रोड। इनकी ये रचनाएं हैं, इन्होंने पता क्या लिखा है? इन्होंने लिखी है पलटू बाबू रोड। अब कई जो है ऐसे लोग हैं जिनके बाबू जो है रोड पे पलटू हो जाते हैं, मतलब बातों से पलट जाते हैं ना, वो वाला पलटू। तो पलटू बाबू रोड इन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखा है मैला आंचल, या मैला आंचल। मैला होता है ना, मेला नहीं, मैला आंचल। मैला आंचल लिखने वाले जो हैं वो भी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु साहब है। मैला आंचल, हाँ मैला आंचल। इन्होंने लिखी है जुलूस, जुलूस इन्हीं की रचना है, जुलूस। और इन्होंने लिखी है कितने चौराहे, कितने चौराहे। ये सब इनकी रचनाओं का क्रम है, कितने चौराहे। अच्छा, विद्यासागर नौटियाल जी का नाम नहीं सुना क्या? ये तो हमारे टिहरी में ही जन्मे। एंड इवन इनको एक संज्ञा दी जाती है पहाड़ का प्रेमचंद्र। बस पहाड़ का प्रेमचंद्र कहते हैं किसको? विद्यासागर नौटियाल जी को। ठीक है, महादेवी वर्मा की पूछने हैं या आप लोग जानते हैं? थोड़ा याद करो अपने अतीत को और बताओ। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र किसी रचना है? हाँ एक और, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, है ना, स्मारिका, ये सब किसने लिखी है? महादेवी जी ने लिखी हुई, इंपॉर्टेंट है। और सुमित्रा नंदन जी में चार बताओ कोई भी। ठीक है, चिदम्बरा जिसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, साहित्य अकादमी इनको मिला था। इसके अलावा वीणा, वीणा है, पल्लव है, गुंजन, हाँ बिल्कुल, युगांतर, युगांतर इनकी है, युगवाणी इनकी है ना, कला और बूढ़ा चांद इन्होंने लिखा है। ठीक है, लोकायतन, लोकायतन भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसी प्रकार से वाणी, वाणी इनकी रचना है। अतिमा, अतिमा जो है इनकी रचना है। ग्रंथि, ग्रंथि इनकी रचना है। तो मतलब इनके जितने जो है हम लोग लिखेंगे सारे कम पड़ जाएंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है सुमित्रा नंदन पंत जी। अब थोड़ा मैं ज्यादा चले जाऊंगा फिर ऐसे में, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जल्दी चलते हैं। राइट, अभी तक के 9 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके हैं। 10वें क्वेश्चन पे आओ। ये जी क्वेश्चन दो दो करके लेकर चल रहा हूं ना, ठीक है, समझना आप लोग। क्वेश्चन यूं पूछता है आपसे कि बाद, पहले, आगे, पीछे, पश्चात आदि शब्द संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? अब आप लोग हिंदी तो पढ़ते नहीं, आपसे प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। ये चैप्टर मैंने कल पढ़ाया हिंदी में, कल ही इसी की क्लास करवाई थी, संबंध बोधक अव्यय की, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो बताओ ये किसके लिए? ये तो सीधा है ना। सौरभ ने कहा कि सर कहीं चलते हैं घूमने, मैंने कहा अभी क्लास कर रहा हूं, बाद में चलेंगे। तो क्या है ये? काल है, एक समय को बता रहा है। तो यानी कि ये क्या है? बाद मतलब काल की बात कर रहा है। अब जिसको सहचर लिखा है, साहचर्य भी इसको लिखते हैं, सहचर्य साहचर्य, इसका मतलब होता है किसी के अधीन होना, किसी के वश में होना, किसी के संग होना। तो जैसे इसमें क्या आता है? इसमें आता है जैसे अधीन, वश, किसी के वश में होना, ठीक है, या किसी के साथ, किसी के संग होना, संग जो है किसी के साथ होना, है ना, साथ भी लिख सकते हैं, समेत, सहित, साथ भी इसमें आता है, जैसे किसी के साथ, साथ, समेत, सहित, ये सब इसमें आते हैं। दिशा सूचक में क्या मुझे बताना पड़ेगा? दिशा, चलो ठीक है, हाँ कह सकते हैं, जैसे पार, आस पास, ठीक है, या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं कि तरफ, कहते हैं ना चारों तरफ, तो जो है तरफ हो गया, आर पार हो गया, और हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा रखा है, कहते हैं ना ऐसे कुछ शब्द। तो जैसे तरफ हो गया, आसपास हो गया, पार हो गया, और हो गया, चारों ओर, और में एक ओ की मात्रा, दो नहीं, और की मात्रा है ना, और नहीं, और, ठीक है, और हो गया। और हेतु सूचक में, हेतु तो सीधे सीधी बात है, हेतु क्या होता है? ये मेरे हेतु है क्या? लिए, वास्ते, कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते,
तुम्हारे हेतु, तुम्हारे खातिर, ये भी तो लिखते हैं, ठीक है, तुम्हारे चलते मेरा ये हाल है, समझ रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कारण, तुम्हारे निमित्त, ये ऐसे शब्द आते हैं, निमित्त आदि, ये सब जो है अव्ययी शब्द हैं, है ना। तो जैसे क्या हो गया, वास्ते हो गया, ठीक है, कारण हो गया, जैसे खातिर हो गया, चलते हो गया, वास्ते हो गया, लिए, तुम्हारे हेतु, है ना। तो वहां पर आते हैं हेतु सूचक। तो ये क्या है, आपके संबंध बोधक अव्यय है। जब आप बुक उठाकर पढ़ोगे तो कम से कम 13 प्रकार के इसके अव्यय आपको पढ़ने होते हैं। राजेश जोशी जी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज की किस समस्या को दिखाते हैं, तो नाम में ही है कि भाई बच्चे काम में जा रहे हैं, ठंड को क्यों दिखाएगा, ये तो बाल जो है श्रम को दिखा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं बच्चे, तो ऑप्शन सी लिख लो। ये तो कुछ ऐसे सवाल हो गए जिनका आंसर ऐसे देख देख के मिल जाएगा, राइट। 12वां, भावुक शब्द का संधि विच्छेद, ये नहीं किया तो फिर आप देख लो मैं भावुक हो जाऊंगा। देखो भावुक में क्या है, चलिए क्या है सर राइट आंसर, ऑप्शन सी भौ धन उक, ठीक है, भौ धन उक। इसका जब संधि विच्छेद आप लोगों ने कहा या करा जो है भौ धन उक, तो क्या निकला इसमें, भौ में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की या औ की, औ की मात्रा आ रही है, मतलब इसमें औ की मात्रा है, प्लस इसमें उक है तो इसमें से ओ। संधि विच्छेद में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण लिया जाता है। अब जब औ धन उ करेंगे, औ धन उ, तो इसको पढ़ो जरा 2 से 3 बार, औ औ औ, तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, जैसे औ औ, तो औ का उच्चारण कैसे होगा, औ औ, ऐसा उच्चारण इसका हो रहा है। और इसलिए जब यहां पर आया तो ये क्या हुआ, भावुक, आउक आउक भावुक, तो ये क्या बना है, आओ बना, और इसी से भावुक बना। और इसमें संधि कौन सी है, यण है पक्का, ये अयादी आएगी, अयादी संधि आएगी इसमें, है ना। इसमें क्या है कि अयादी आएगी। देखो चलो कोई बात नहीं, अगर जैसे मान लीजिए आप यण की बात करते हैं, तो यण संधि का जो है नियम कहता है कि या तो य, या तो र, या तो व आना चाहिए, और इससे पहले अधूरा व्यंजन भी आना चाहिए, इससे पहले अधूरा व्यंजन भी आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, वह तो है लेकिन इससे पहले अधूरा व्यंजन यहाँ पर कुछ है नहीं, है ना। तो ये भावुक जो है वो क्या आएगा आपका आदि में आ जाएगा, आओ आ रहा है ना इसमें, आए आओ आवी इत्यादि, तो वो आ रहा है, यण में नहीं। जैसे ये है ना, ये जो व्यंजन लिखा मैंने, ये जो व्यंजन लिखा, ये अपने आप में यण संधि है, या से पहले अधूरा वाह अपने आप में व्यंजन संधि है, समझो इस बात को प्लीज केयरफुली। चलिए नेक्स्ट आओ, आंसर मिल गया ना इसका, ऑप्शन सी। नमक कहानी की लेखिका कौन है, नमक कहानी, है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे मैं बताता हूं आपको याद करने का तरीका, आपने वर्मा जी को भी बहुत बार पढ़ा, आपने जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन कहीं हमने इनके नमक के बारे में सुना नहीं। तो ये दो तो वैसे भी नहीं है, एलिमिनेट है ना, हटा दो। अब या तो मृदुला गर्ग जी हैं या तो रजिया सज्जाद जहीर है, अब तुक्का ही मारना है, तो हो सकता है कि ये गलत भी जाए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है रजिया सज्जाद जहीर। रजिया सज्जाद जहीर जो है इन्होंने लिखा है, और इनकी बहुत सारी जो है किताबें हैं या कहानियां हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कांटे, इन्होंने लिखा है एक और कांटे, इन्होंने लिखा है नेहरू का भतीजा, लिखा है जिन्होंने नेहरू का भतीजा, ये इनकी रचना है, नेहरू का भतीजा। इन्होंने लिखा है सुमन, इन्होंने लिखा है सुमन। इसमें तो इतना ही रहो। वर्मा जी की मैंने अभी बता दी, फिर रिपीट क्यों करूं मैं, है ना। आप लोग जो लेट जुड़ेंगे वो बाद में देख लेना। और कुछ नहीं तो भाई आज भी कहता हूं, मेरी मम्मी को मुंह जुबानी याद है, कौन सी, बताओ बताओ कौन सी कहानी याद होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी की रानी लिखी है ना, जो कहानी, जो कविता लिखी है झांसी की रानी, ये किसकी है, सुभद्रा कुमारी जी की है। तो झांसी की रानी इन्होंने लिखी, बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। तो सुनिए ना सबने, बहुत लंबी पेज थी, तो उस समय याद ही नहीं होती थी, है ना। हाँ 3-4 पेजेस की थी। तो मतलब और कितना मतलब मजेदार था, राइम रिदम पढ़ने में मजा आता था, आनंद आता था, है ना। तो हमें भी लगता था हम भी युद्ध भूमि में चल रहे हैं, जैसे बयां करते थे। सच बता रहे हैं, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि भावुक से लेकर कहो चाहे जो भी कहो, बहुत बढ़िया एक प्यारी सी जीवन कविता है। तो झांसी की रानी किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने लिखे हैं बिखरे मोती, बिखरे मोती, ये पूछते हैं इनसे, बिखरे मोती,
इन्होंने लिखी है सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र। ये भी सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखे गए हैं, सीधे साधे चित्र, बस ETC। और मृदुला जी का ज्यादा नहीं आता, एक आता है मिलजुल मैन करके इन्होंने लिखा था, ज्यादा नहीं है इसमें, इन्होंने मिलजुल मैन लिखा था, मिलजुल मैन ETC कर दिया ना। चलिए हटा दो इनको, लिख दे मिलजुल मैन इन्होंने लिखी थी। चलो नेक्स्ट आओ, देवालय शब्द में कौन सी संधि है? अब ये तो इजी है आपके लिए, मैंने आपसे कहा कि जब भी ऐसा कुछ आए आप संधि विच्छेद करो इसका। देव धन आलय, यहां से आया वो में से निकालो अ, यहां से निकालो अ धन आ इज इक्वल टू आ। अब जहां पर भी आ ई और ऊ का उच्चारण हो, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ, तो वहां पर हमेशा कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। सिंपल सा एक जो है ट्रिक है। अच्छा, गुण संधि के लिए क्या ट्रिक है? गुण में क्या आना चाहिए? छोटी मात्रा ना, हाँ। तो गुण में हमेशा आता है ए ओ अर। जैसे अगर हमारे बीच में एक व्यक्ति है सुरेश, तो अगर मैं सुरेश में लिखूं तो क्या क्या लिखते हैं आप? सुरधन ईश, ये लिखते हैं, ये तो लिखना सुरधन ईश। र में से निकाल दो अ, ई में से ई रहेगा, तो अधन ई जब मिलाओगे तो ए बनेगा, और ए के लिए एक जो है सिंबल आता है, नवल की दो, ए के लिए यही तो आएगा ना एक सिंबल। तो यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? जैसे गुण का उदाहरण सुरेश हो जाता, राइट। अब बाकी आपको पता है ना, बाकी पता है। वृद्धि के लिए आए आओ, अगर वृद्धि मुझसे पूछता तो वृद्धि के लिए आता आए आओ, ये वृद्धि में हो जाता। यण में आपको बता चुका हूं, य र व और उससे पहले अधूरा व्यंजन। और अयादि में फिर वही आए आओ अभी, है ना, इत्यादि जो शब्द आ रहे, आऊ अभी आया था, तो वो हो जाती है अयादि संधि। थोड़ा डिटेलिंग है मैं समझता हूं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको शायद क्लियर करवा पा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए। डाउट कहीं रहता है तो पूछ लो, ऑनलाइन में भी भाई वही मैसेजेस हैं, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क, है ना, इट्स योर क्लास नॉट माइंड। अब देखो, संधि 3 होती है। स्वर संधि, स्वर संधि का मतलब क्या है? जहां पर स्वर प्लस स्वर का जो है मेल हो, सजातीय स्वरों का जहां पर मेल हो, राइट। व्यंजन संधि का फार्मूला क्या है? कि पहला वर्ण हमेशा व्यंजन होता है और दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। यकीन ना हो तो एक उदाहरण देता हूं, देखो, जैसे अगर मैं लिखूं जगत धन नाथ, तो इसमें देखो लास्ट में त है, ये भी एक व्यंजन है, और यहां नौ है तो नौ भी एक व्यंजन है। तो जब ये व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। ये तो गया व्यंजन संधि का। और अगर हम स्वर के साथ मिलाएं तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, जैसे हम लोग ये लिखते हैं सत धन आनंद, है ना, सत धन आनंद, त हो गया यहाँ पर व्यंजन और आ हो गया यहाँ पर स्वर, तो भी ये व्यंजन संधि बनेगा। सत धन आनंद हो जाएगा सदानंद, और जगत धन नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन संधि है जिसमें दोनों व्यंजन है। अच्छा, संधि का मतलब सबको पता है, संधि मतलब जहां पर दो वर्णों का मेल हो रहा है वहां से बनती है संधि। और दो वर्णों में भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये मेल करते हैं तो इससे क्या बनती है? संधियां बनती है। अब इसमें मैंने कहा कि व्यंजन संधि में पहला व्यंजन होता है, ये कंफर्म्ड है, दूसरा व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और तीसरी एक और आती है जो आप सब समझदार हैं, आपको पता है, तीसरी आती है विसर्ग संधि। तो इसमें लॉजिक सिंपल है कि पहले में विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद तब चाहे व्यंजन हो, तब चाहे उसके बाद में स्वर हो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उसमें एक भी विसर्ग दिख गया तो आप विसर्ग संधि कर लीजिए, ठीक है। जैसे क्या है? मनः धन बल, मनोबल, मनः धन उन्मुख, मनोन्मुख, तो ऊ तो स्वर में आ जाएगा। तो इस तरीके से मनः धन कूल, मनोनुकूल, तो इस तरीके से मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है। अब बताएं मेरे प्यारे साथी, ये जरा इंपॉर्टेंट है, हालांकि समास आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आगे बढ़ जाओ। और इसमें आना है आप लोगों ने रसोई घर में, तो रसोई घर में बताओ कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुत बढ़िया। तत्पुरुष कैसे? तत्पुरुष में इसमें देखो उत्तर पद की प्रधानता भी होती है, पहली बात, और दूसरा इसमें देखो क्या आ रहा है, रसोई घर, मतलब किसके लिए है घर? रसोई के लिए घर। और शब्द जो के लिए है, ये किसका सिंबल होता है? रसोई के लिए कौन सा आएगा इसमें? कर्ता ने कर्म को वगैरह वगैरह वगैरह, संप्रदान, तो संप्रदान वाला आएगा यहाँ पर, के लिए वाला जो है ना। तो यहाँ पर संप्रदान क्या हो रहा है? तत्पुरुष समास का उच्चारण हो रहा है।
अव्ययी भाव में जो है जैसे अनु, आहर, प्रति, भर, जहां ये आते हो। कर्मधारय की पहचान क्या है? जहां पर है जो या के समान आए। जैसे अगर मैं कहूं नील गगन, तो आप उसको कैसे बोलते हो? नीला है जो गगन। अगर मैं कहूं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। अगर मैं कहूं चक्रपाणी, चक्र है जिसका, जिसके हाथों में चक्र है, या चक्रपाणी जो है चतुर्भुज, चार है जिसकी भुजाएं। तो वहां पर है तो या है जो, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर ना। और द्वंद्वा क्या होता है? हाँ, एक तो इसका पहचान है कि इसके बीच में लाइक हाइफन सिंबल होगा, है ना, और इसके बीच में जो है या तो और, या तो या तो एवं का प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं लिखूं क्या, जैसे सौरभ ने कहा भाई बहन, तो अगर आपने भाई बहन लिखा तो या तो यूं लिखो, या तो ऐसे लिखो भाई और बहन, तो यहाँ पर और का आया है भाई तथा बहन, है ना। या मैं लिखूं पाप पुण्य, तो मैं पाप पुण्य ऐसा भी लिख सकता हूँ और पाप और पुण्य भी लिख सकता हूँ। अब देखो जी, हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, मैं हिंदी प्रॉपर पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भी जाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए जब मैं हिंदी की क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ, आप उसमें अटेंड करिए क्लासेस और उसको एंजॉय कीजिए। यहाँ सिर्फ आपको मैं एक बेसिक जो है आइडिया दे रहा हूँ, तो कई बच्चे ऐसा ना कर लें बाद में कि चीजें जो है बहुत क्लियर नहीं हो पाई। वो तब होगी जब आप लोग क्लासेस करोगे। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक चल रहा है सेशन क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट आओ थोड़ा और जल्दी। चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है? बिजली, बिजली इज द राइट आंसर। चपला के साथ साथ चंचला भी पूछता तो भी यही होता। अगर ताड़ित पूछता तो भी यही होता। अगर विद्युत लिख दूं तो क्या आप विद्युत को बिजली नहीं कहोगे? अगर दामिनी लिख दूं, दामिनी हो गया ना, दामिनी मूवी भी देखी होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो दामिनी भी लिखूंगा तो भी क्या हो जा, सेम हो जाएगा। अगर दीप्ति लिख दूं, सेम है, दीप्ति भी जो है इसी के लिए प्रयोग होता है। अगर मैं कौंधा लिख दूं, कौंधा, कौंधाना मत लिख देना, कौंधा, तो भी यही होता है। अगर मैं क्षण प्रभा लिख दूं, क्षण प्रभा, तो क्षण प्रभा भी किसके लिए आता है? बिजली के लिए आता है मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, चंचला, ताड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा, दामिनी, दीप्ति, कौंधा, बिजली सब एक ही है। समझ गए मेरी बात? नाइस। कादम्बरी किसकी रचना है? सर उसी व्यक्ति की रचना है जिसने लिखी है हर्षचरित। और कादम्बरी और हर्षचरित का लेखक कौन है? बाण भट्ट है। चलो यहीं पे बताओ, शूद्रक की कौन सी बुक है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। जिनको नहीं पता होता वो फटाफट पेन पेपर उठा के अपने अपने जो है नोट्स में लिख दिया करो। इन्होंने लिखी है वासव दत्ता, इन्होंने ही लिखी है वासव दत्ता, और इन्होंने ही लिखी है भानु। मेन हमसे पूछता है मृच्छकटिकम, इसलिए हम बाकी याद भी नहीं रखते। दांडी ने क्या लिखा है? दश कुमार चरितम या चरित। 10 कुमार चरित का जो राइटर है वो कौन है? वो है आपके पास में दांडी। और जो काव्यादर्श लिखा है वो भी किसने लिखी है? दांडी ने लिखी है, काव्यादर्श। लेकिन मेन क्या पूछता है मेरे साथियों? ये पूछता है। भास की नहीं पूछा तो भाई फिर क्या बोलूं मैं? बताओ बताओ, पास होने या पास होने के सिर्फ स्वप्न देख रहे हो? अब तो बताओ, मैंने इंट दे दिया। इसने लिखी है स्वप्न वासव दत्तम। कौन सी लिखी है इसने? इसने लिखी है स्वप्न वासव दत्तम। इसलिए मैंने कहा सिर्फ स्वप्न नहीं देखना, स्वप्न वासव दत्तम। ये इसने लिखी है चारु दत्तम। ये दोनों जो दत्तम दत्तम है ये सब भास ने लिखा है। चारु दत्तम। इसने लिखी है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो लिखी है वो भी इसी ने, लेकिन वो ज्यादा नहीं पूछता। मैंने स्वप्न वासव दत्तम, तो प्रतिज्ञा हो गई, चारु दत्तम हो गई, ये सब भास जी की लिखी है। और इसका राइट आंसर जो था 17 का, ये डी ऑप्शन था। ये कोई पूछने जैसा सवाल तो है नहीं। ऊष्म व्यंजन क्या है? नहीं समझ आता, हाथ यूं रखो अपने मुख के आगे और बोलो स, श, ह, श। तो श श श ह करते हुए आपके मुख से जो है गर्म हवा जो है निकलेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे पास में आ गया तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और जो है ह। रही बात य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन में शामिल होते हैं। ठीक है, बस ये हो गया 18। नेक्स्ट आओ 19, 20, 21, 22 पे। इसको ऐसे ही कर लेते ना। देखो अब दो दो करके, दो दो तीन तीन करके चलते हैं इनको। चलिए फटाफट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्राधार शब्द का अर्थ क्या है? अब तुम ही हो भाई सारे सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की पूरी बागडोर हो, सूत्रधार वही है, सीधी बात है। विज्ञप्ति किस भाषा का शब्द है? किससे हिंदी में आया?
तो ये आया है संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से आया है। ये तो आपके बिल्कुल बेसिक सवाल हो गए, बड़े 20 सवाल जिन पे ज्यादा टाइम लिया था, ज्यादा टाइम दिया था। अब इसके बाद कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, फटाफट इसके आंसर्स को आप लोग जो है नोट करते चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर कहां से इनपुट हो जाएगा? राइट। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तियान है, चाइना के द्वारा बनाया गया था ना, तियान है, तो ये था। अब जो है इसको पछाड़ चुके हैं कई सारे, जैसे फ्रंटियर हो गया, या जो है यहीं पर आता है एल कैप्टेन करके है ना, अमेरिका ने बना रखा है, तो एल कैप्टेन करके हो गया है ना, ये अब नए जो है आते हैं। अच्छा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, और कब बना था? 1991 में। कितनी बार बता दिया मैंने परम सुपर कंप्यूटर के बारे में, राइट। और जो है किस कंपनी ने बनाया था? तो सी डैक जो था, DAC, सी डैक जो था उसने बनाया था। तो इंडिया का अगर पूछेगा तो 800 जाना। अब तो हमारे पास में एरावत भी है, अब तो कितने सारे आ गए, अब तो हमारे पास एरावत भी आ गया। तो एक बाइट में कितने बिट्स, कितनी बार बताऊं ये सर? 8 बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा ये बताओ, सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट, बहुत बढ़िया। और एक जो है किलो बाइट में कितनी बाइट्स होंगी? 1024। और जो है एक MB में कितने KB? अब वो 1024 बताते रहना है ना, KB के बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB, जितने भी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे इसमें। और 1024 ही सबका आएगा। आंसर क्या लिखा आपने? इसका आंसर लिखा 4। खाली स्थान पर क्या भरा? ये तो मुझे भाई बहुत इजी लगा, है ना। कुछ नहीं करना था, आप लोगों ने ABCD लिख देनी थी, ABCDEFGHIJ, उल्टा हो गया, HIJ, ठीक तो जा रहा हूं। ये आता है ना, देखो अब क्या लिख रहा है? A और C, मतलब इसके बीच में एक का गैप है, एक का गैप है, तो A और C, ठीक है। यहां से तो आ गया A और C, यहां B से चलो, यहां से क्या आ गया? Z और X, इसमें भी जो है एक का गैप आ रहा है, सीधी बात है। यहां देखो B और D, एक का गैप आया। यहां भी देखो Y और W, एक का गैप आया। यहां देखो E और G, ये है E और G, एक का गैप आया F का। यहां देखो आप लोग V और T, यानी कि V और T, इसमें U का गैप है, यानी एक का गैप आया। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो जैसे ACBDEG, E के बाद क्या आता है? F आता है, तो हमें आना चाहिए F, और F के बाद एक छोड़ दो, आना चाहिए H, तो F के बाद H आना चाहिए यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। ये कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो, यहां से क्या आना चाहिए सीरीज में? देखो यहां हम लोग आ चुके थे T तक, कहां चले गया? V और T आए थे ना, तो V तक बन गया था, तो यानी क्या आएगा इसमें? U आएगा, T छोड़ दो, S आएगा, तो यानी FHUS। कितने लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर C लिखा? सौरभ लिखा था ना पक्का? बस, तो इजी फॉर्मूला था, इतना ज्यादा कुछ इसमें चलना भी नहीं था, तो आंसर क्या हो जाता? इसका C हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये तो आसान है, बस देखो यहां पर आप क्या करो, 24 प्लस 16 करो, ठीक है, और माइनस कर दो 8, इज इक्वल टू आएगा 32। अगर आप बोर्ड मास का भी प्रयोग करते हैं, हालांकि यहाँ जरूरत भी नहीं इसकी, तो देखो पहले एडिशन है और बाद में जो है क्या हो जाएगा? सबट्रैक्शन हो जाएंगे, घटा देंगे, राइट। तो देखो इसमें से 24 और 16 जोड़ोगे कितने होते हैं? 40 होते हैं, और 40 में से 8 करवा तो 32। तो आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर C निकलेगा। श्रृंखला को कंप्लीट करना था, मुझे तो इसमें थोड़ी डाउट हुई, बट आई होप सो हो जाएगा। कहीं ये 2 2 के में तो नहीं आ रहा? 1 2 नहीं 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 2 96 नहीं होता है, तो इसमें 96 नहीं आना चाहिए था, है ना, 128 आना चाहिए था, यहाँ पर 128 आना चाहिए था। तो इट मींस इसका ऑप्शन C गलत दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, वही तो है ना, 1 2 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32 फिर ऐसा, तो इसका राइट आंसर भी ठीक हो रहा था, 26 का C लिख लेना। कौन अन्य 3 से भिन्न है? अब मैं अगर कलर की बात करूं तो ये सफेद है, थोड़ा लाइट और ब्राइट है, ये थोड़ा ब्लैक है, अगर मैं कलर के हिसाब से भी ले चलूं, लेकिन विंडो इज डिफरेंट, खिड़की दरवाजे एंड ऑल ये डिफरेंट है, तो ऑप्शन C हटा देना, इसका 27वें का गलत हो जाएगा। 28वें में क्या आया? सेम लॉजिक वही जैसे वहां आ रहा था, तो उसी प्रकार से काम करोगे, तो हाँ एक अपोजिट जेड आ गया, बस ऐसा कर लीजिए, बस वही कह रहा था ना जो हमने ऊपर अभी लिखा था उसमें, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या निकला? गुजरात टाइटंस, GT लिख लीजिए, सच में मत कहना गुजरात टाइटंस है, इसका GT निकला है।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सॉल्व भी तो इजी है। कैसे था? मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, ये होना चाहिए था, तो यहाँ 13 लिखना चाहिए था। यहाँ भी देखो मैं तो 11 3 14, यहाँ 14 और 3 17, और अगर बाई चांस होता यहाँ तो फिर यहाँ 20 आ जाता +3 में। तो इट मीन इसका राइट आंसर क्या निकला? 13। ऑप्शन नंबर सी लिख लो। एक कूट भाषा में मद्रास को ये लिखते हैं, तो आप जो है देहरादून को किससे लिखेंगे? ये क्या लिखा? डी पक्का या ऑप्शन सी? चेक करो। चेक करो इसमें। देखो मद्रास में से देखो मैं क्या क्या ढूंढ रहा हूं। डी ढूंढो पहले। यहाँ डी, तो डी के लिए क्या आया था? ई आया था ना। डी के लिए ई आया था, तो ई तो खैर सभी में कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है? निकालो। प्लस, तो आंसर इसका क्या निकला है? क्योंकि आयोग ने इसका आंसर सी माना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लिखना है ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। 31वें पे आओ। 31वें का बी। चलिए सभी लोग लिखना है 31वें का बी। 1000 1000। अच्छा, इसमें से आप लोगों ने क्या करना है? विजातीय चुनना है। 32वां जो आपसे पूछता है वो विजातीय पूछ रहा है, अलग जाति का। तो पेपर पेंसिल पेन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन स्टेशनरी जो है अलग है। अभी मत कहना स्टेशनरी में तो मिलेंगे सब, लेकिन है वो शब्द विजातीय। स्टेशनरी हटा दीजिए। यदि वाई जेड डब्ल्यू को बैड लिखते हैं तो जेड एक्स बी से क्या बनेगा? सेम चीजें बनाना तो नहीं है ना, समझ गए। अब कुछ साथी मेरे ऑनलाइन में भी तो बैठे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहां तक चला करो, फिर नीचे आ जाओ। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब देखो क्या लिखा है। यदि वाई जेड डब्ल्यू को, देखो वाई का अपोजिट क्या है? बी है। वाई के अपोजिट क्या है? बी है, ठीक है। जेड के अपोजिट क्या है? ए है। डब्ल्यू के अपोजिट क्या है? डी है। तो ये बना था बैड। तो ऐसे ही जो है जेड एक्स वी के अपोजिट, देखो जेड के अपोजिट क्या है? ए है। एक्स के अपोजिट क्या है? सी है। और वी के अपोजिट क्या है? ई है। तो क्या बन गया? एस बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या निकला? ए सी ई, एस निकला। ये निकला था सौरभ, ठीक है, एस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 34वें का राइट आंसर तो ऑप्शन सी सभी लोगों का निकला या बी निकला? बी। बी मतलब बॉय, बबीता जी। हाँ, बी लिखो इसका राइट आंसर। सौरभ सोचो आराम से। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। देखो एस टी ए आर हो गया ना। देखो एस के लिए क्या था? इसमें मल्टीप्लाई का साइन था। टी के लिए क्या था? डिवाइड का साइन था, ठीक है। ए के लिए क्या था? इसमें प्लस का साइन था। आर के लिए क्या था? माइनस था। अब ऐसे ही जो है रिम, देखो रिम, रिम में क्या आ गया? देखो आर के लिए माइनस यहाँ भी था, यहाँ भी सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आई के लिए क्या आ जाएगा? इसमें प्रतिशत वाला आ जाएगा। और जो है एम के लिए क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा। अब आप ऐसे ही बांटो, एम आई एस और टी। मैं कहीं यहाँ भी नहीं देखूंगा। एम के लिए ये सिंबल था, ठीक है। टी के लिए जो है भागा का सिंबल था, एस के लिए इंटू का सिंबल था, और डी के लिए जो है टी के लिए भागा का सिंबल था। तो इज इक्वल टू भागा इंटू इज इक्वल टू, इज इक्वल टू भागा इज इक्वल टू। ये ठीक तो है? बी भी नहीं है मतलब? नहीं, ये सही तो है। ये वाला जो है ना, देखो ये आई का ये है परसेंटेज, आई का परसेंटेज है। मैंने वो जल्दबाजी में गलत कर दिया। आई का परसेंटेज है, ये डिवाइड नहीं, ये परसेंटेज है। तो ठीक तो आ रहा, बी सही आ रहा। मैंने भी यहाँ देखो परसेंटेज को डिवाइड देख लिया था ना, तो ये ठीक है, ये ठीक है। अब हो गया ना, एम के लिए ये हो गया, ठीक है। और आई के लिए जो है परसेंटेज हो गया। यहाँ पर सीधी बात है, हमें जो है मिक्स्ड के लिए लिखना था। एस के लिए इंटू हो गया, और जो है और क्या था? टी, टी के लिए डिवाइड आ गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर हो रहा है? पक्का डन। चलिए, निम्नलिखित शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में से किस क्रम में होंगे? अब ये तो भाई आपको करना पड़ता है, जैसे एबीसीडी में से आपको चलना था, लिखना था, आपने किया होगा।
जैसे ये आया ना, देखो। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, क्यों? अल्फाबेटिक आता है, अल्फाबेटिकल वाले होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अल्फाबेटिकली निकालोगे तो देखो PREV, फिर ए आएगा। हम्म, टी मतलब ABCD PRET। हाँ सही कह रहे हो, देखो पहले ये वाला आएगा, पहले फोर्थ आएगा, और चार इसमें से देखो, या तो इसमें या तो इसमें। दूसरे पे क्या आ रहा है? दूसरा आ रहा है, तो इसका आंसर ये बन गया, ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन सी आंसर बनेगा भाई 35 का। 101% वाला लिख लो। चलो एक बार जरा मैं यहाँ देख लो, चल रहा है बढ़िया। ठीक है गाइस, मुझे सुन पा रहे हैं ऑनलाइन में, ऐसा मैं उम्मीद रख पा रहा हूँ। चलिए थोड़ा और जल्दी करते हैं इसको। देखो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको आंसर्स दे दिए, चीजें को समझना भी है, इसलिए थोड़ा समय लगाता हूँ इन चीजों से। 36 में आए, ये तो इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या निकला इसका? बी आएगा, चलो बी लिख लो इसका। खाली स्थान में क्या भरा भाई आप लोगों ने इसमें? ये वाला क्वेश्चन मार्क। A9, और किसी का? किसी का ऑप्शन सी 4 आया हो इसका? कंफ्यूजन है? ऑप्शन सी लिख लेना इसका राइट आंसर। हाँ ऑप्शन सी। ये वाला थोड़ा मुझे लगा कि हाँ कंफ्यूज कर सकता है। जी है 7 और GO है 22, है ना? तो G और T क्या होगा? 42 कैसे निकाला आपने? प्लस किया, पक्का? ऑप्शन नंबर सी लिख लेना इसका 42। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना 38 का 42। उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा? नृत्य नहीं होता, लोक नृत्य होता है। हाँ, चाचरी। अब ये बताओ चाचरी कहाँ पर मनाते हैं? गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं? मतलब गढ़वाल या कुमाऊं? चलो सीधा सा लॉजिक है सर। चाचरी जो है ना, ये गढ़वाल क्षेत्र में मनाते हैं, बसंत ऋतु की चांदनी रात में जो है पुरुष स्त्रियां जो है इस गाने को गाती हैं। और परेशान मत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुमाऊं में नहीं मनाते, मनाते हैं, लेकिन इसका नाम बदल जाता है। अब कुमाऊं में ये चाचरी की बजाय कहलाता है झौड़ा। तो जो झौड़ा नृत्य है कुमाऊं का, वही चाचरी है गढ़वाल का। तो चाचरी और झौड़ा वो एक ही, और ये ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड के लोक नृत्यों में आएगा। भाई मैं तो थक गया, आप लोग समझदार हैं। ये अलकनंदा को आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, बहने दो, राइट। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रयाग आता है? विष्णु। विष्णु प्रयाग में कौन सी आती है? धौली गंगा आती है, बहुत बढ़िया, है ना? ये विष्णु प्रयाग है यहाँ पर। विष्णु के बाद सीक्वेंस में दूसरा नंद में कौन सी आती है? नंदाकिनी आती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका नंद प्रयाग। नंद के बाद तीसरा कर्ण, कर्ण प्रयाग। और कर्ण में कौन सी आती है? पिंडर नदी आती है, बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरा, नेक्स्ट चौथा रुद्र प्रयाग। यहाँ पर कौन सी आएगी? मंदाकिनी आएगी, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मंदाकिनी आती है। और लास्ट में क्या आएगा? देव। और देव में कौन सी आती है? भागीरथी आती है। चलिए ये हो गया भागीरथी। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? पूछता है कि मंदाकिनी नदी कहाँ पर बहती है। ये थे ना मंदाकिनी, ये कौन सा था यहाँ पर? रुद्रप्रयाग था। तो ऑप्शन ढूंढो जल्दी से। ऑप्शन में क्या है? रुद्र एक में ही, ऑप्शन नंबर सी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक जो है मंदाकिनी नदी जो है ये बहती है। आंसर देखो इस तरीके से आपको लिखने पड़ते हैं या समझने पड़ते हैं, राइट। चलिए, कुमाऊं का शेर कौन है? इस क्लास के शेर बताएंगे मुझे। हर्षदेव औली को कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लो। चलिए, आप लोगों ने किसी ने भवानी सिंह रावत जी का नाम सुना है? हाँ या नाम है देना। किस चीज में थे ये? बहुत बढ़िया। देखो, जो हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ था ना, इसके एकमात्र जो सदस्य थे वो हमारे पास में कौन थे? भवानी सिंह रावत जी थे। तो कई बार ऐसे भी सवाल हमसे बन जाते हैं, बट इस हिसाब से जो पूछा है, कुमाऊं का शेर जो है काली कुमाऊं को हर्षदेव औली है ना। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा गांव है? हरिद्वार में। कहाँ जा रहे हो? पौड़ी में जाओ, है ना। अच्छा, ये जो आंकड़ा आप लिखोगे ना, ये 2011 के हिसाब से लिखना है। 2011 के मुताबिक, क्योंकि जनगणना लास्ट हुई थी, और 2011 की जनगणना में जो है 3142 गांव, 3142 गांव जो है वो है पौड़ी में। 3142 गांव जो है वो है। अच्छा, पौड़ी में गांव तो सबसे ज्यादा है ही, लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहां पर है?
तो भी सेम लिखना है कि सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें भी पौड़ी में ही है, और लगभग 1212 ग्राम पंचायतें भी पौड़ी में, 12 ग्राम पंचायतें। अगर सबसे ज्यादा ब्लॉक पूछा तो भी पौड़ी है, पौड़ी है, पौड़ी में 15 है, 15 ब्लॉक है वहां पर पौड़ी में, है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा सबसे कम गांव कहां पर है? नहीं, आप बोलो हरिद्वार। गांव गांव सबसे कम गांव है मात्र 518 गांव, 2011 की जनगणना बता रहा हूं मैं, तो वो है कहां? हरिद्वार में। स्मार्ट सिटी के लिए कौन सा चयनित नहीं हुआ था उस टाइम? बाद में हुआ, ये पहले चरण का बता रहा है। ये जो पहले चरण का है ना कि कौन सा इसमें चयनित नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा मैंने बताया ना पेपर जरा पुराना है, तो जब पहले चरण का आया था हमारे पास में देहरादून का नाम आएगा, लेकिन उस समय देहरादून का नाम आया नहीं था। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसको शुरू किया गया था, और इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है, और वैसे नाम में लिखा है स्मार्ट बनाना है सिटीज को, सारी फैसिलिटीज जो है सिटीज को देनी है। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? दुगड्डा का भ्रमण किया था, लिख लेंगे। चलो ऑप्शन नंबर क्या लिख लेना? ए लिख लेना। जो डिटेलिंग क्वेश्चन होंगे उन पे जा रहा हूं भाई डिटेल। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह राजी, कितने लोग हैं इसके 2011 की जनगणना के अनुसार? 500 और 600 के खेल में आप लोगों ने घुमा दिया मुझे। 600 बहुत बढ़िया, 690 बहुत खूब। देखो मैं आपको बता देता हूं, चलो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था। 2011 की जनगणना ने कहा कि उत्तराखंड में जो टोटल राजी लोगों की संख्या है वो है मात्र 690, और सबसे कम जो है उत्तराखंड में जो जनजातीय समुदाय रहते हैं उनमें इन्हीं की जो है संख्या थी। जौनसारी लोग कितने थे? ये थे 88,664, 88,664 लोग। ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी नंबरिंग्स बता रहा हूँ। थारू लोग लगभग कितने थे? 1 लाख के आसपास, 91,342, 91,342। ये आपकी परीक्षा वाणी के आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार में, है ना। भोटिया लोग लगभग कितने रहे होंगे? 39 के आसपास में, 39,106 लोग, 39,106 लोग थे इस समय। अब कौन से बचे भाई? जौनसारी, थारू, बोक्सा। बोक्सा लोगों की संख्या कितनी थी? ये था लगभग 54,037 लोग, 54,037 लोग जो है वो बोक्सा थे लगभग, 54,037 लोग जो है ये बोक्सा जनजाति थी, बोक्सा या बोक्सा, है ना, ये जनजाति थी। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन हुए फिर? सबसे बड़ी ट्राइबल हमारे उत्तराखंड की क्या है? थारू, दूसरे पे जौनसारी, आफ्टर दैट बोक्सा, फिर भूटिया, और लास्ट में राजी। तो राजी, क्या आप इस प्रश्न से राजी हो कि नहीं हो? ना, तो क्या लिखना चाहिए था इसका? सबसे कम राजी लिखना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निम्नलिखित में से किस परियोजना का शिलान्यास किया है? यमुना वैली, मनेरी भाली, भागीरथी नदी पर जो है, कालागढ़, या फिर कोई और? यमुना, चलिए ठीक है, ऑप्शन ए लिख लेना, ऑप्शन ए। मनेरी भाली सबको था भागीरथी में, ये उत्तरकाशी वाला जो पार्ट है आपको बताया है ना, मैंने पहले बताया था। दूसरी वाली जो थी उसकी 304 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादन करने की क्षमता लगभग रखी गई थी। और जो कालागढ़ बांध है ये पौड़ी में है, कहां पर? पश्चिमी रामगंगा पर, है ना। कालागढ़ बांध जो है वो पौड़ी में है, पश्चिमी रामगंगा के ऊपर। चलिए, गोविंद पशु विहार कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। क्या मुझे बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा? उत्तराखंड में टोटल नेशनल पार्क 6 हैं, और टोटल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये हैं 7। अब पिछली क्लास में जब आप मुझसे मिले थे तो मैंने 6 नेशनल पार्क की सूची तो बता दी थी, राइट। अब आप मुझे बताओगे इस क्लास में कि कौन कौन से हमारे पास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे पहला गोविंद कब बना था? 1955 में, ठीक है। कहां पर है? उत्तरकाशी। दूसरे पे केदारनाथ कब बना? 1972, बहुत बढ़िया सौरभ। और कहां पर है? चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य जो है मौजूद है। तीसरे पे अस्कोट, बहुत बढ़िया, 1986, 86, ठीक है। कहां पर है? पिथौरागढ़, ठीक है। फिर आना सोना नदी, 1987 में, 1987 में सोना नदी है, और ये है पौड़ी में। फिर उसके बाद बिनसर, बिनसर 1988 अल्मोड़ा में है। उसके बाद मसूरी 1993 में, सबसे छोटा यही है मसूरी वाला, समझ लो, देहरादून में जो है पड़ेगा मसूरी जो है ये वाला। और 7वें नंबर पे 2012 में बना था नंदौर, और नंदौर कहां पर है? नैनीताल, चंपावत, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये भी आपको नंदौर याद रखना है। अब ये सवाल तो भाई बेसिक सवाल होते थे, 7 हो गए ना इसके पूरे।
अब वो जो दो जुड़वा बहनें जो उत्तराखंड से काफी फेमस हुई थी, ये ताशी और नुंगशी थी। तो ये भाई सवाल इस तरीके से अगर बन गया तो वन लाइनर है, वरना आगे बढ़ो इसमें। हाँ ऑप्शन सी इसका सही है, 48 का। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 वाला तो नहीं है? वही है, खुड़बुड़ा 1804 में तो आता। और उस समय प्रद्युम्न शाह की तो हत्या हुई थी इसमें, यहाँ पर प्रद्युम्न शाह जो है मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी लिख लेना इसका। 14 मई से लेकर 26 मई 1804 को ये युद्ध हुआ था, और इस समय प्रद्युम्न शाह थे, और उस समय गोरखाओं का जो लीडरशिप दे रहे थे वो अमर सिंह थापा थे, रणजीत जो है कुंवर थे, चंद्रवीर कुंवर थे, और जो है क्या था उनका नाम, बम सिंह। तो बम सिंह जो था वो भी इसमें था, वो 4 लीडर थे। मुख्य नाम जो आता है वो अमर सिंह थापा का आता है। तो ऑप्शन बी लिख लेना 49 का। ठीक है, फतेह शाह के स्वर्णकाल, क्या गढ़वाल का स्वर्णकाल इसी को कहते हैं ना, जो फतेह शाह का स्वर्णकाल था, है ना, वो अलग चीज है। चलो, पूरब में कालो का डांडा क्या है? लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन को कहेंगे कालो डांडा, है ना। चलिए यहीं पे बताओ, श्रीनगर का पुराना नाम क्या था? श्री क्षेत्र कहते थे, बहुत बढ़िया। और श्री क्षेत्र के नाम से जानते थे इसको ना। और अजय पाल ने इसको अपनी राजधानी कब बनाया था? 1517, गुड। 1803 में तो भूकंप आ गया था, ध्वस्त हो गया था वो राजमहल जो था, है ना, तो वो अलग चीज है। चलिए, कोटद्वार का नाम, या कोटद्वार में कौन सा फेमस किला था? मौर्ध्वज का किला जो है वहां पर जो है मौजूद है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राकृतिक सीमा बनाए, चलो बनाते हैं। मैं अब अगेन कहता हूं आपसे, जब सीमाएं बनाने की बारी आती तो यूं आना चाहिए। कह रहा कि उत्तराखंड में पश्चिम में क्या है, तो भाई इसके पश्चिम में है, ये पूरा हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम। हाँ, तो पश्चिम में आ जाएगी टोंस, पश्चिम में आ जाएगी टोंस, ये इंपॉर्टेंट है। टोंस का किससे मिलकर बनी है? रूपिन सुपिन, टोंस। पूरब में क्या है? काली है। ऊपर उत्तर की तरफ देखो ना, उधर देखो, उत्तर वाला जो पार्ट है यहाँ तिब्बत या चाइना वाला पार्ट है, तिब्बत या चीन वाला पार्ट आप लोग लेकर चल लीजिए। और नीचे दक्षिण की ओर आइए। ठीक है, दक्षिण पूरा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो तराई वाला एरिया, जो शिवालिक पहाड़ियों वाला एरिया है। अच्छा, आप जो यूपी बता रहे हो ना, कोई बात नहीं, ये जो यूपी आप बता रहे हो, ये आप बता रहे हो राजनीतिक। अब जैसे मैंने इसमें जो तिब्बत वाला बताया, वो भी मैंने गलती से राजनीतिक बता दिया, इसको मुझे ग्रेटर हिमालय लिखना चाहिए था। यहाँ बृहद हिमालय है ना, ग्रेटर हिमालय है ना, तब सही हो जाता। और यहाँ शिवालिक पहाड़ियां, ये जो तराई वाला एरिया है, शिवालिक या जो तराई वाला है, ये हमारा आना चाहिए था प्राकृतिक सीमा। और चलो अब यहीं पे करना पड़ेगा मुझे। अब जैसे अगर मैं यहीं पर राजनीतिक बताता तो उत्तर में तो तिब्बत है ना, उत्तर में तो तिब्बत है। इधर क्या है? इधर आपका यूपी है, ये देखो सामने मैप लगा भी है। पूरब की दिशा में क्या हो जाता? नेपाल, बहुत बढ़िया, यहाँ नेपाल हो जाता। और इधर की साइड में पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हो जाता। तो दोनों बाउंड्री हो गई यहीं पर, फिजिकल भी और पॉलिटिकल भी, दोनों आप लोगों ने देंगे, नेचुरल और पॉलिटिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 10-15 मिनट की क्लास और है, जल्दी आओ। श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम सबको पता है जी? श्री दत्त बडोनी जी थे। कब इनका जन्म हुआ था? हाँ, 1916। चलिए ठीक है, और ये बताओ कि कहां पर हुआ था? ठीक है, चलो। अब बाकी तो आपने सब किया, लेकिन जुलाई मत कहना, 25 जुलाई 1944 को इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म मई का है ना, मई जो है 1916 में जौलगांव में हुआ था, टिहरी में, राइट, आप सब जानते हैं। और 1939 में इन्होंने टिहरी राज्य प्रजा मंडल जो था उसका भी गठन किया था। और 3 मई 1944 को आमरण अनशन पर बैठे थे, और 84 दिन के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। विश्व ओजोन दिवस को बनाते हैं? नहीं, ये है 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में। जो आप 21 अप्रैल कह रहे हो, उस दिन सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। सिविल सर्विसेज डे जो है ना, ये सिविल सेवा दिवस ये है, सिविल सेवा दिवस ये है जी। 5 जून अभी हम लोग गए थे प्लांटेशन करने, झाझरा पहुंचे थे हम लोग, तो ये तो आपका पर्यावरण दिवस है, देख लियोगे आप लोगों ने, वीडियो YT पे भी डाली थी, है ना। और 8 सितंबर को कोई दिन मनाते हैं? बताओ बताओ, आज पता चलेगा आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने साक्षर हो। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये हमारा साक्षरता दिवस आता है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। चलो ये बताओ 54वें का आंसर। अब कहां से रहा संपत्ति का अधिकार? तो इसमें आप लोग सब लिख लेना, संपत्ति का अधिकार ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले था, पहले भारत के संविधान के
अनुच्छेद 31 में भी था और 19 के एफ में भी था। अब ये हट गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978, है ना, और 1978 के 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको यहां से अनुच्छेद 19 के एफ से और अनुच्छेद 31 से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, और इसको संविधान के जो है अनुच्छेद 300 क में डाल दिया एज लीगल राइट। तो ये आज आपका विधिक सलाहकार है, विधिक जो है अधिकार है, ये आज आपका ये लीगल राइट है, न बल्कि आपका फंडामेंटल राइट। तो ये भी ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन ने हटाया था। भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था? मैं हिंट दे रहा हूं, 2014 में मिला था। सचिन जी को, सचिन तेंदुलकर को जो है क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 52 नहीं, आगे बढ़ो, 2 जनवरी 1954 को। और पहली बार ये 3 पर्सनैलिटीज को मिला था 1955 में। पहले थे हमारे सी राजगोपालाचारी साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रामन साहब जो थे, इनको सबसे पहले मिला था ये सम्मान। और 2024 में 5 लोगों को मिला था, याद है ना, कर्पूरी ठाकुर जी थे उसमें, हमारे ये क्या बोलते हैं यूपी में जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था। चौधरी चरण सिंह जी को मिला था, मरणोपरांति समझ लीजिए, है ना। इसके अलावा जो है पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला था, और एमएस स्वामीनाथन जी ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे, उनको भी 2024 में मरणोपरांत जो है वो दिया गया था। तो ये 5 लोगों का नाम 2024 में आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है, मुझे बोलना ना पड़ जाए, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। क्या किसी विदेशी को भारत रत्न मिला है? किस किस को? खान अब्दुल गफार खान साहब को मिला है, चलो ठीक है। सबसे पहला किसको मिला था? हाँ बताओ, आप अपनी मदर को भी पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, क्योंकि पहली बार मदर टेरेसा को मिला था, है ना, 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। खान अब्दुल गफार खान को 1987, अगर मैं गलत नहीं, 87 ही था ना, खान अब्दुल गफार खान, और नेल्सन मंडेला को 1990 में। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। 1979 में पहली बार मदर टेरेसा को मिला था, है ना, नहीं 1980 में था शायद। मदर टेरेसा को जो भारत रत्न था वो 1980 लिखना है हमने, है ना, 79 में नहीं, 79 में उनको नोबेल मिला था, 1980 सही है, 1980 में मिला था मदर टेरेसा को ये सम्मान है। इस तरीके से ध्यान रखना। चले खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 1-2 साइंस के भी डाले थे भाई इस क्वेश्चन में। तापमान का तत्व कौन सा नहीं है? भूकंप ऑब्वियस से नहीं होगा। ये कैसा सवाल है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 ईसी का बताओ, 352 में क्या था? हो रहा है ना ये गाइस, हो रहे हैं ना ये, मैं जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ। इसका ये हो गया, ठीक है। देखो ये अनटचेबिलिटी के लिए ये था, यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। यहाँ पर क्या है? फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल अगर मैं और डिटेल जाऊं तो टाइप 1, क्योंकि टाइप 3 है, टाइप 2 है 117(3) में। और 331 में पहले क्या होता था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया या एंग्लो इंडियंस होते थे, आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं एंग्लो इंडियंस, यहाँ होते थे। अभी कितना बेसिक है, ऊर्जा स्रोत में कौन प्रदूषक नहीं है? सूर्य, सोलर जो एनर्जी आएगी भाई वो प्रदूषण थोड़ा फैलाएगी। कोयले को जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलने का डर है, पेट्रोल से भी, परमाणु जब आप लोग जो है कोई कार्य करोगे न्यूक्लियर, तो उससे धुआं निकलेगा, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी से आपको काहे का पॉल्यूशन मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जारवा कहाँ रहती है? उत्तराखंड तो नहीं लिखा। अंडमान निकोबार में देख जैसे क्या है, जैसे ओंगे है, जारवा है, अंडमानीज है, अंडमानीज भी अगर हम लोग, औरंग है, तो ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार में मिलती है। मेघालय में तो भाई कुछ नहीं तो 3 पहाड़ियां तो वैसे याद है, गारो, खासी, जयंतिया। उन्हीं पहाड़ियों पर जो है वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम है, या ऐसे कह लीजिए ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम से पहाड़ियों के नाम है। तो गारो हो गया, खासी हो गया, जयंती हो गया, पवाई हो गया, होजोंग हो गया, ये सब मेघालय में रहती है। और ओडिशा में जैसे कौन है? जैसे खरिया है, कोया है, मुंडा है, गोंड है, खोंड है, ये सब आपकी कहाँ की है? ओडिशा की है। बाकी इतना ही हम इसमें जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ। ब्रिक, ब्रिक मतलब किडनी। तो किडनी किस चीज के लिए? एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए आपके आते हैं, इंटेस्टाइन। भाई देखो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन के लिए होती है, उत्सर्जन के लिए होती है। श्वसन के लिए आपके पास क्या है? लंग्स हैं, फेफड़े हैं आपको दे रखे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है? हृदय है, जहां से जो है पंप हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपके ये है हीमोग्लोबिन है, फिर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया। पोषण के लिए, डाइजेशन के लिए स्टमक है, मतलब आंत वांत ये सब दी गई है। भाई आंत सही है तो आपके, है ना, हाँ वैसी बात है, चबाओ बढ़िया से, सलाइवा बनाओ दांत इसमें,
लार बनाओ, बढ़िया बढ़िया पाचन हो जाएगा। एक्सक्रीशन में आता है आपकी किडनी। सूर्यास्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ये ड्यू टू द स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग आएगा प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग के कारण होगा भाई, स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे इसका? ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, बचपन में याद करते थे और हमें लगता था हम बड़े विद्वान हैं जी, तो कौन सी है ना? और ये जो आपके पास में फीमर हड्डी है, ये कौन सी होती है? जांग या पैर की जो हड्डी होती है, तो ये जांग की होती है। यहीं पर जो स्टेप्स है, कान की ये सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है ना? चलिए बस। किसे एशिया का नोबेल कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसी भारतीय को मिला है? बहुत बढ़िया, हमारे उत्तराखंड से आपने अच्छा नाम ले लिया। अच्छा, भारत का पहला किसे मिला था? हिंट दूं आपको, वो भूदान आंदोलन के प्रणेता है, विनोबा भावे। देखो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बना था फिलीपींस के एक पुराने मतलब जो है राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में बना था। और ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसी को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, नोबेल पुरस्कार। और ये 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1956 में ये बना था, और तब जाके 1957 में जो ये पहली बार भारतीय किसी व्यक्ति को मिला था। और भारतीय व्यक्तियों में कौन से नाम लिया मैंने आपको? वो लिया है हमारे प्यारे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। बस यही वो आचार्य विनोबा भावे जी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? पत्रकारिता में किसी पत्रकार को मिला है? नमस्कार, मैं राजा रमेश कुमार। तो रवीश कुमार जी को जो है रवीश कुमार जी को मिला है 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अच्छे कार्य करने वाले लोगों को मिलता है, सच्चाई दिखाने वाले लोगों को मिलता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 27 में। दिन भी बताना है जी, ऐसा नहीं चलेगा दिन। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पानीपत का युद्ध है 21 अप्रैल 1526 का। इस समय बाबर आया और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसको जो है हराते हुए भारत में क्या किया? अपनी सत्ता मजबूत की। जब बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीता था, तो अपने आप को युद्ध जीतने के बाद कलंदर की उपाधि दे देता है। उसी समय उसके बेटे हुमायूं को जो है कोहिनूर मिल जाता है, विक्रमजीत के परिवार से। यहाँ क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जाके वहां पर जो इसको कोहिनूर हीरा भी मिल जाता है। ये आपको बेसिक चीज याद रखनी है। उसके बाद 17 मार्च 1527 को एक और युद्ध लड़ा जाता है, जो है खानवा का युद्ध। और खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये जो लिखा है, ये राणा सांगा के खिलाफ था। राणा सांगा। और राणा सांगा के खिलाफ इस युद्ध की विशेषता ये थी कि युद्ध बाबर जीता था, लेकिन युद्ध जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने राणा के खिलाफ इस युद्ध को जिहाद कहा था। इस युद्ध के समय बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा टैक्स लगता था, उसको बैन कर दिया। शराब बंद कर दी, कहा कि अगर मेरी सेना झांझ में रहेगी तो लड़ेगा कौन? तो उसने शराब बंदी कर दी, कहा कोई शराब वराब नहीं चलेगा जी यहाँ पर, समझ लो। एंड अच्छा हाँ, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, पानीपत पहले वाले पे आ रहा हूँ, कहता है कि काबुल में उसने हर एक व्यक्ति को चांदी के सिक्का बांटा था। हर एक व्यक्ति को चांदी के सिक्के बांटे थे उसने, तो ये वहां पर हमें जानकारी मिलती है। चलिए, खानवा के बाद मेदिनी राय के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी की डेट क्या है? 29 जनवरी। ये भी तो याद रखने फ्रेंड्स, 1528, ये है चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का किला इस समय किसके पास था? मेदिनी रॉय के पास था। मेदिनी रॉय को हराया था इस समय। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाय रे मेरा घाघरा, तो घाघरा का युद्ध लड़ा था, जिसका डेट क्या है? नहीं बताओगे ना, नाराज हो मेरे से। तो 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध किस राजा के खिलाफ था? महमूद लोधी के खिलाफ। अफगान सरदार था, चचेरा भाई कह लीजिए इब्राहिम लोधी का। तो महमूद लोधी जो था, इसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। तो यही तो बाबर के 4 बड़े युद्ध थे। फिर इसके बाद अगली बार में इसकी डेथ हो गई, देहांत हो गया। तो यहाँ से जो है इस तरीके से आप लोगों ने युद्ध को समझना है। उम्मीद कर पा रहा हूँ मेरे प्यारे साथी जो भी मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, या आप लोग जो है क्लासरूम वाले, वो जो है समझ पा रहे हो। कंफ्यूजन होती होगी तो भाई आपने पूछना है, आप प्रत्यक्ष पूछिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए। नीति निर्देशक तत्व कैसी बात करें सर? भाग 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ शासित प्रदेश, टेरिटरीज है ना। और यहां पर है भाग 2 में
सिटीजनशिप, फंडामेंटल सिटीजनशिप मत कहना है, सिटीजनशिप देखो मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ कई बार ना। इधर आ गए फंडामेंटल राइट्स और इधर आगे डीपीएसपीज, है ना। अब फिर इसी के बाद भाग 4 ए जब लिखोगे तो इसमें आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इस तरीके से फिर 5 में राष्ट्रपति नॉलेज सब लग जाएगा। तो इट मींस इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर, पुराना पेपर है इसलिए सवाल भी जो है खराब हो गया है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो अभी क्या हमारे पास में संजय मल्होत्रा जी है, हमारे पास अभी कौन है, संजय मल्होत्रा साहब है। तो मल्होत्रा जी का नाम इसमें है नहीं, पुराना पेपर था इसलिए हटाओ इसको यहाँ से, है ना। तो आज के टाइम पे अगर पूछेंगे तो संजय मल्होत्रा। मैं यहाँ यूं पूछ लेता हूँ कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय सीडी देशमुख साहब, है ना। सीडी देशमुख हमारे पहले भारतीय थे। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। पृथ्वी की मंदाकिनी जो गैलेक्सी है इसका नाम क्या है, मिल्की वे है। शेप क्या है इसका, क्योंकि देखो हाँ जो गैलेक्सीज होती है मुख्य रूप से 3 होती है, एक एलिप्टिकल होती है, एक स्पाइरल होती है और एक इरेगुलर होती है। तो हमारी वाली जो है मिल्की वे, आकाशगंगा जो हमारी है मिल्की वे, इसका जो है क्या है, स्पाइरल शेप है इसका, है ना। तो मिल्की वे इज द राइट आंसर। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहते हैं, नॉर्वे, ऑप्शन सी लिखो। 68 का ऑप्शन सी। मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक किया अनशन खत्म किया है, उनका विरोध किसके लिए था, महिला नहीं, इनका विरोध था अपस्पा के लिए, इनका विरोध था अपस्पा के लिए। अपस्पा आप लोगों ने सुना होगा, अपस्पा ये एक ऐसा सैनिक कानून था जो बिना वारंट के किसी भी घर में जाकर छानबीन कर सकते हैं, संदेह होने पर किसी का एनकाउंटर कर सकते हैं। तो हमने तो ये इसलिए दिया था क्या, ताकि टेररिज्म का खत्म हो, है ना, ताकि जो भी मतलब ये विवाद हो रहे हैं ये खत्म हो। लेकिन कई बार क्या होती है कि सेना के जवानों ने इसका मिसयूज करना इस्तेमाल कर लिया था। अब होता क्या था, मणिपुर और आसपास के इलाकों में जो अफस्पा कानून था उसने लोग जो है, जो सैनिक वहां पर रहे होंगे वो जबरन लोगों के घरों में जा रहे थे बिना वारंट के। इवन चलो तलाशी लेना अलग चीज है, वहां से गहने लूट लिए, किसी का पैसा लूट लिया, महिलाओं के साथ जो है मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, ये था अफस्पा कानून। आज भी नागालैंड में चल रहा है अफस्पा कानून। तो जो अफस्पा कानून था इसके खिलाफ जो है, देखो फुल फॉर्म देखो इसका, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो स्पेशल पावर मिल गई थी आर्मी वालों को, तो इसलिए ये थोड़ा मिसयूज होने लग गया था। तो इसलिए इन्होंने सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के खिलाफ आवाज उठाई थी। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, सर ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, यानी कि अपकेंद्रीय बल, इस पर काम करते हैं। साइंस के बेसिक क्वेश्चन है, इतने बड़े हैं नहीं। ओजोन परत क्या रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। एक लाइन में लिखो, डूरंट कप। मत कहना अपने आप को कि हम रोनाल्डो के फैन है, मेसी के फैन है। अगर आपको यूं नहीं पता कि ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड कप है डूरंट, तो फिर भाई बोलना नहीं चाहिए अपने आप को। तो फुटबॉल जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लीजिए फटाफट, फुटबॉल से रिलेटेड जो है ये क्या है, कप है। अब ये बताओ जरा मुझे, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, संतोष, संतोष भी फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी जो है वो भी फुटबॉल से। रोवर्स कप ये भी फुटबॉल है। नेहरू कप ये भी फुटबॉल है। आगा खान कप नहीं, ये हॉकी से है। आगा खान क्रिकेट नहीं, हॉकी है। ध्यानचंद ये तो हॉकी हो जाएगा फॉर 100%। रंगा स्वामी कप ये भी हॉकी से है, रंगा स्वामी भी हॉकी से है। क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी जो आप देखते हैं, या फिर जो है एक और आती है दलीप ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी, ये नॉर्मली आते हैं ना, आप लोग इसको जानते हैं। अब आईपीएल नहीं पूछूंगा। और बैडमिंटन में जैसे क्या, जैसे थॉमस कप है, उबेर कप है, तो थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, ये सब बैडमिंटन वाले आते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे भी सवाल बन जाते थे उस जमाने में। ये तो भाई मैप से चोरी करूंगा मैं भी और आप भी कर लो। चलो, भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य क्या है, स्वेज कैनाल है। नहीं समझ आए तो ये देखो हमारा प्यारा मैप लिखा हुआ इधर, तो ये हो गया रेड सी और ये हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, इसके बीच में ये क्या है, यहाँ पर स्वेज है, तो ये स्वेज हो गया। दूसरा पनामा पूछा इधर, ये देखो पनामा कैरेबियन सागर है, इधर जो है आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो इनके बीच में जो है दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाला जो स्थमस है, जो क्या है जल सॉरी स्थल मध्य डमरू है, स्थल संधि है, तो वो है आपकी पनामा। इंग्लिश चैनल पूछ रहा है, यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आप यहाँ ब्रिटेन से नीचे उतरोगे यहाँ पर, तो ये इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पर है, यहाँ ऊपर नॉर्थ सी आ गया आपका, अटलांटिक ओशन आ गया, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल है। और विशेषता पता है आप लोगों को, वैसे आप जानते हैं कि टाइड्स, ज्वार या भाटा बनते हैं 24 घंटे में 2 बार, लेकिन जो है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है साउथहैम्पटन, जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है साउथहैम्पटन। इस साउथहैम्पटन में
एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। कैसे? 2 तो बनते हैं इंग्लिश चैनल में और 2 बनते हैं नॉर्थ सी यानी उत्तर सागर में, जो मैं उधर बता रहा हूँ ना, ऊपर उत्तर सागर है। तो इस तरीके से ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा था हमने स्कूल टाइम में। हाँ, बच्चों से स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे लंबाई में वृद्धि होती है। तो जिनमें थोड़ा लंबाई कम रह जाती है उसमें ये समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ढंग से डेवलप्ड या क्या कहते हैं, विकसित जो है नहीं हो पाए हैं। इस तरीके से आप लोगों ने जो है इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए मुझे बताएं जल्दी से कि जो ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, ये मुख्यालय कहां पर रखता है? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? चलो ये तो आपने सही बता दिया कि ये संघाई में है ना, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाँ, क्या बताया था आपने? है ब्रिक्स की स्थापना। चलो हाँ, अब इसका अगर लॉजिक लगाना तो ठीक है, 2001 में नाम सुझाया था जिम ओ'नील ने, तो याद है ना आपको। और उस समय जो है जब ये नाम सुझाया था तो उस समय मात्र ये लोग ब्रिक हुआ करते थे। इस समय ये सिर्फ ब्रिक थे, मतलब भारत, ये हो गया ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में क्या हुआ? 2006 में ये इंप्लीमेंट हुआ, 2009 में इनकी पहली बैठक हुई। अगर मैं गलत नहीं तो ये यकतेरिनबर्ग वाली बैठक है, पहली बैठक है ना, यकतेरिनबर्ग में। और फिर उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका में जो है, साउथ अफ्रीका इससे जुड़ा था और इसीलिए ये ब्रिक्स जो था वो ब्रिक्स बन गया 2010 के बाद से। तो 2010 में जो है ये क्या बन गया था? ब्रिक्स समूह बन गया था। तो तब से लेकर अभी तक ये ब्रिक्स है। 2014 में जो है इसको एनडीबी के रूप में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में आज भी 9 सदस्य देश हैं वो काम कर पा रहे हैं। तो ब्रिक्स का जो है पुराना इतिहास रहा है। 2009 की जो पहली बैठक थी उसी को कई बार स्थापना बैठक के रूप में हम लोग जान लेते हैं। और यकतेरिनबर्ग नामक जो जगह मैं बता रहा हूँ रूस में पड़ती है, वहां पर जो है क्या हुआ था, इसका शुरुआत हुई थी। बताओ जरा, ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? 5 तो पहले से थे और बाद में इसमें जुड़ा कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और जो है इंडोनेशिया। तो ये सब मिला दीजिए तो पहले के 5 हो गए और बाद के कितने? 5। तो अभी मिलाकर 10 जो है ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं, राइट। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आओ, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, बताओ भाई मेरे नागपुर के साथियों, नागपुर लिखो, जल्दी करना, समय आज ज्यादा हो गया। नागपुर इसका लिख लेना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना का हुआ था स्थापना 28 अगस्त 2014। ऑप्शन ए लिख लेना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 77, 78। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? नहीं, 15 ठीक है इसका। वाटरलू का युद्ध याद है आपको? कौन सा वाला है? यस, फ्रांस ने लड़ा था अगेंस्ट यूके, और यूके की तरफ से तो बहुत सारे थे, जैसे प्रोशिया जो है, प्रोशिया उस समय जो है यूके का समर्थन कर रहा था, या फिर जो है नीदरलैंड हो गया, इस समय यूके का समर्थन कर रहा था। और इन्होंने जो है 18 जून 1815 को जो है फ्रांस के साथ, यानी कि नेपोलियन फर्स्ट जो था उसके साथ युद्ध लड़ा था, और इसी को वाटरलू के युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। मतलब फ्रांस की तरफ से नेपोलियन फर्स्ट जो है वो लीड कर रहा था, और जो है इधर नीदरलैंड या यूके, ये जो था प्रोशिया, इसको जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहते हैं। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो था वो इसको लीड कर रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में संकुचन, नहीं समझ आएगा, इंग्लिश पढ़ो। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है हमारा? ऑप्शन सी है 120/80, है ना। अब देखो ये थोड़ा पुराना हो गया, 104वीं जो हुई थी वो हुई थी चेन्नई में। 104वीं जो हुई थी या 104th जो हुई थी वो चेन्नई में हुई थी, जबकि अभी तक जो है हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इवन 109 भी हो चुकी है ये, हाँ हो चुकी है ना, लखनऊ में जो था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो 109 हो गए, अब 110 में ये इस दिसंबर में होने वाली है, नवंबर दिसंबर में 2025 में। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। रेपो रेट क्या है ना, रेट ऑफ विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक्स, ये तो क्या रेपो रेट। और वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों से पैसा लेता है इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का ऑप्शन ए सही है, और रिवर्स रेपो रेट पूछता तो ऑप्शन बी हो जाता। रिवर्स रेपो रेट पूछता तो ऑप्शन बी हो जाता। ऑप्शन ए लिख लेना 81 का। 82 में आ जाओ, केंद्रीय मंत्री परिषद में उत्तराखंड के कौन से प्रतिनिधि हैं इनमें से कोई? अजय टमटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में भूमि नापने की परंपरा कौन सी है? नाली और मुट्ठी जो है ना। तो इसमें क्या होता है, नाली और मुट्ठी का जो है हिसाब होता है। चलो मैंने वैसे पहले भी बता रखा है, जल्दी से बताओ, एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? 16 मुट्ठी, बहुत बढ़िया।
और ये बताओ एक मुट्ठी में कितना ग्राम होता है? ग्राम। बहुत बढ़िया सौरभ, 62.5 जो है ग्राम होता है। और एक शेर कितनी मुट्ठी के बराबर होता है? शेर पाथा होता है ना हमारे वहां, शेर कितना होता है? लगभग 8 मुट्ठी के आसपास। और अगर किलोज में देख रहे हो तो शेर जो है वो आधा किलो का होता है, मतलब 500 ग्राम का होता है शेर। और पाथा होता है 2 किलो का। हमारे वहां पाथा जो होता है ना, मतलब एक पाथे में जो है कम से कम 4 शेर आते हैं। 4 शेर आएंगे तब जाके वो जो है पूरा बनेगा 2 किलो के आसपास में। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए, और 2.5 नाली का 1 बीघा होता है। और एक नाली अगर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में मापोगे तो वर्ग मीटर में जो है, वर्ग मीटर में 200 वर्ग मीटर का ये नपता है ना। चलिए, 84वें का राइट आंसर दो। नैन सिंह रावत जी का एक टाइटल है, कुछ कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं? पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। इसके अलावा इनको कहते हैं कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। इनको कहते हैं कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। एम्पायर ना, अंपायर नहीं। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर के नाम से, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, पंडित नैन सिंह रावत जी। इन्होंने एक बुक भी तो लिखी थी, अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण ही लिखी थी। चलिए, बस कुछ क्वेश्चन और हैं, जल्दी चलिए। 85, एक बार चेक कर लें जरा ऑनलाइन वाले हैं कि नहीं। आंसर दो तो 85 का। ये क्या सवाल पूछने वाले कहाँ है? कालसी में तो है, घूमने गए हो आप कालसी? चलो भाई ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स, थोड़ा देर और। कालसी प्राकृत भाषा में, ठीक है। ऑप्शन ए लिख लो। मन तो बहुत करा, अशोक के सारे अभिलेख बता दूं। सहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, ठीक है, गिरनार, फिर उसके बाद एर्रागुड़ी, सोपारा, धौली, जौगढ़, ये सब उन्हीं के तो हैं, अशोक के, है ना, इस तरीके से। राइट। रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? दूधा तोली। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, दूधा तोली का पठार जो है। ये बताओ नर नारायण पर्वत कहां पर है? चमोली में। और ओम पर्वत? पिथौरागढ़। बहुत बढ़िया, चलिए ये भी याद रखना, नर नारायण चमोली में और ओम पर्वत जो है पिथौरागढ़ में। चलिए 87, किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड का? कौसानी कहां पर है? नैनीताल में। नैनीताल को कौन सी नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पिथौरागढ़ को क्या हम लोग छोटा कश्मीर कह सकते हैं उत्तराखंड का? कहते हैं इसको छोटा कश्मीर कहते हैं, पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का। और चंपावत को क्या कह सकते हो? काली कुमाऊं चंपावत ही तो है ना, तो काली कुमाऊं चंपावत है। लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से थी? पक्का? लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित हैं? बताओ बताओ। चंपावत में मुझे ऐसा लग रहा है इनका जन्म हुआ था 1945 में। उत्तराखंड की जो है जीतन बाई कहते हैं ना इनको। हाँ, तो इनको चंपावत लिखना, चंपावत। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट जरूर चल रहा है इस पे, लेकिन चेक कर लेना आप एक बार। चंपावत ही होना चाहिए, काली कुमाऊं में जन्म हुआ था ना इनका, चंपावत में। तो चंपा निधन हो सकता है इनका। हाँ, पर ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया। कबूतरी देवी अब तो नहीं है ना हमारे बीच में, नहीं है, तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखो, अगर जन्म पूछ रहा है मुझसे तो मुझे पता है जन्म यहाँ था, और मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु यहाँ थी। तो भाई मतलब, तो आपने तो ये थोड़ा ना बोला कि इनका जन्म कहाँ से था, आपने कहा कि ये किस जगह से बिलोंग करती है, ये किस जगह से संबंध है। तो 7 जुलाई 2018 को इनका जो है मृत्यु हुआ था पिथौरागढ़ में, और इनका जन्म जो हुआ था 1945 में, तो वो हुआ था आपका कहां पर? दैट इज इन चंपावत, है ना। इनको छोलिया महोत्सव सम्मान मिल चुका है, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी ये सम्मान ऑलरेडी हो चुके हैं, और इनको उत्तराखंड की जीतन बाई भी कहते हैं। तो ये इसलिए शायद कंफ्यूजन था, बट कोई नहीं, आप ऑप्शन बी लिख लीजिए, चंपावत। किस महाराजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था? सुदर्शन शाह, सबको पता है ना। अब पूछूंगा तो क्या है, पहला राजा था टिहरी का, है ना। 28 दिसंबर 1815 को ये बना था। और टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह था। प्रद्युम्न शाह ने जो है श्रीनगर का अंतिम नरेश कह लीजिए खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हुआ था 14 मई 1804 को। तो ये सब तो आपको आते हैं जी। चले 90 का दो। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं? टीलू रौतेली। अच्छा, टिंचरी माई, वैसे इनका रियल नाम क्या था? दीपा, हाँ देवी भी कह सकते हैं, नौटियाल भी कह सकते हैं, दीपा देवी जी। और कुंती वर्मा कौन थी? ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल जाने वाली महिला कुंती वर्मा जी थी। बस। सरला बहन का नाम सुनाई है ना?
हाइलामाइन यही है ना, हाइलामाइन। तो हाइलामाइन है या लक्ष्मी आश्रम जो है इन्हीं के नाम से, इन्हीं से मिलता जुलता है। 91वां का राइट आंसर मैंने अभी 2 दिन पहले करवाया था। हाँ, 91 का क्या है, 189 है ना, ऑप्शन नंबर बी। 91 का 189 करवाया था मैंने आपको। सबसे ज्यादा सौरभ ने बोला भी था कौन से थे, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट उत्तराखंड में कौन से राज्य के हैं, फिर सोचो। हाँ, नहीं सॉरी, मैंने लिटरेसी बोला, सॉरी। घनत्व बताओ, जनघनत्व। हरिद्वार, ठीक है, अब ठीक है, जनघनत्व हरिद्वार है। और सबसे कम उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का 41 है, हरिद्वार का 801 है, ये आपने अभी भी बताया भी था। लिंगानुपात जो है उत्तराखंड का 963 था, आप लोगों को पता होगा, है ना। चलिए, साक्षरता कितनी थी हमारी, 78.82 के आसपास है ना साक्षरता, लिटरेसी। चलो, ग्रीन रेल कॉरिडोर, ये है रामेश्वरम और मनमदुरई, रामेश्वरम एंड मनमदुरई, ऑप्शन ए। एक सेकंड ना, चेक करूं मैं जरा। भारत का पहला ग्रीन जो है, ठीक है ठीक है, रामेश्वरम एंड मनमदुरई। नेक्स्ट आओ, भारत के किस राज्य में रेड होल माइनिंग है, रेड होल माइनिंग अब तो खैर बैन भी कर दी गई। ये लिखना मेघालय, ऑप्शन ए। कौन सी घाटी, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ताप्ती नदी, है ना। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, एमपी में, जगह बताओ। मुल्ताई, मुल्ताई नाम की जो जगह है, उस मुल्ताई से जो है नदी निकलती है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर्स भाई पढ़े हैं, लिखे हैं, जाने हैं। नेक्स्ट आओ, आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया आप लोगों ने। मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला, अभी अभी बताया था, ठीक है। इसका डी था, इसका है 79। और अगर हमसे भारत रत्न पूछता तो 90 लिख लेते हम लोग। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र। बताओ कौन सा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। और किस प्रकार का ये, आर्कवेट, आर्कवेट वाला चापाकार। और ये सुंदरबन का डेल्टा है, बिल्कुल सही कह रहे है ना। नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, ये भी चापाकार डेल्टा ही बनाती है, ये भी चापाकार डेल्टा ही बनाती है। और ये जो थी ना मिसिसिपी मिसौरी नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो मिसिसिपी जो है पक्षीपाद प्रकार का बनाती थी। और एक इब्रो नदी बहती है ना। तो इब्रो नदी जो है, ये इब्रो नदी जो बनाती थी वो स्पेन वाली, वो कस्पेड बनाती है, दंताकार। ये जो टाइबर रिवर है वो भी क्या बनाती है, दंताकार बनाती है। इसको जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा बाद में आराम से बैठ के, है ना। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी है। प्लासी का युद्ध मैं भूल गया, आप बताओ, क्या ये 23 जून वाला है, क्या ये युद्ध जो है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, सीधी बात है। तो ये सवाल आपको जानकारी है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन 1994 किस लिए हुआ था, राजधानी के लिए, गैरसैंण के लिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहोगे, सुनामी कहेंगे। सुनामी कहाँ का है शब्द, जापान का है। और सुनामी का मतलब हार्बर वेव, है ना, मतलब जो है तटों की ओर लौटने वाली लहरें कहते हैं, हार्बर वेव्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लिख लेना इसका। लास्ट तो मुझे नहीं पता, कौरवों और पांडवों के बीच का महायुद्ध कहां पर हुआ था, नहीं बताओगे तो इस क्लास का महायुद्ध हो सकता है। ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी लिख लो। जो व्यक्ति आए हैं अपने अपने नंबर काउंट करो, अपने ओएमआर सीट पे लिखो। और जो लोग मुझे सुन पाए इतने लंबे समय तक, उन लोगों के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे स्कोर लाते रहिए, एंड वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो इनको आगे चल के प्रमोट करते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।